इस वीडियो में सबसे पहले देखते हैं कि दिसंबर 2020 के जो सेक्टर रोटेशन अपडेट की हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने कैसे बोला था कि हमको लगता है कि मेटल और इंफ्रा जो इंडेक्स है वो सस्ता है और हमें वहां पैसा डालना चाहिए। तो लॉजिक समझते हैं, सेम तरीके से हमने डिसाइड किया था और फिर आगे कुछ सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो ये स्क्रीन पे जो चार्ट है वो आपके सामने है या टेबल आपके सामने है। 4 दिसंबर 2020 का हमारा अपडेट था, इसको मैंने रेड में कर दिया है कि यहाँ पर हमने बोला था कि हमको लगता है मेटल जो है वो चीप है। तो कैसे पता किया था? बहुत सिंपल तरीके से। हम पहले तो ये देख रहे थे कि 4 दिसंबर 2020 को हमको ये डेटा मिल गया था कि मेटल इंडेक्स 3161 पे चल रहा है। ये तो हमने कहां से देख लिया होगा? एनएससी की साइट पे जाके हमने ये चेक कर लिया होगा कि ये कितना चल रहा है। एक बार देखना चाहते हैं तो वहां पर भी चले जाते हैं। एनएससी की साइट पे जा रहा हूं, nseIndia.com पुरानी वेबसाइट पे जा रहा हूं। यहाँ पे गए प्रोडक्ट्स से चले गए इंडिसेस में और हिस्टोरिकल डेटा, यहाँ पे P by E रेशियो डेटा है। तो आप यहाँ पर मेटल इंडेक्स का E रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कहीं मिल जाना चाहिए मेटल इंडेक्स, ये रहा। आप इसका P रेशियो भी निकाल सकते हैं और हिस्टोरिकल इंडेक्स डेटा में जाके निफ्टी मेटल चूज करके आप उस दिन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मतलब जैसे आज मेरे को देखना है कि आज निफ्टी मेटल का प्राइस कितना चल रहा है, तो यहाँ पे हमने गेट डेटा किया तो हमको यहाँ पर निफ्टी मेटल का प्राइस मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 23 मई को चल रहा है 5241, तो ये आज का क्या है? प्राइस है। अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं इसकी पी रेशियो से, आज की मेटल इंडेक्स की पी रेशियो से, तो मुझे अर्निंग मिल जाएगी। तो वापस जाते हैं अपने टेबल पे। तो हमने यहाँ पर ये पता किया था 4 दिसंबर पे कि प्राइस चल रहा है 3161, पी रेशियो चल रही है 17.24। तो अर्निंग हमने कैलकुलेट कर ली। कैसे कैलकुलेट कर ली? प्राइस डिवाइडेड बाय पी रेशियो करके। तो मुझे पता लगा अर्निंग 183 चल रही है। तो मैंने ये सोचा होगा कि 4 दिसंबर 2020 को फेयर अर्निंग यानी नॉर्मल अर्निंग्स कितनी होनी चाहिए और नॉर्मल पी रेशियो कितना होना चाहिए। तो मैंने ये हिसाब लगाया कि आज अर्निंग 183 चल रही है, उससे एक साल पहले जाए तो 281, फिर 250, 223, गिर के 67 भी आ गई, 123, 236। अगर आप मोर और लेस देख रहे थे तो अर्निंग ग्रोथ मेटल इंडेक्स में ज्यादा नहीं हुई है। तो मैंने क्या किया, 5 साल पहले का डेटा लिखा कि 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले। अब 5 साल पहले जब मैं डेटा देख रहा हूं तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि ये 123 है, उससे पहले 236 है, फिर 67 है। या तो मैं 3 साल का एवरेज लूं, लेकिन मुझे लगता है 3 साल का एवरेज लेना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें इन सारे सालों में 281, 250, 223, 236, 154, 234, उसमें ये 2 साल सबसे लोएस्ट थे। तो मैंने क्या किया, मैं पीछे चले गया और मैंने इन 3 सालों का एवरेज निकाल लिया। तो ये कहां पर आ जाएगा? इन तीनों साल का एवरेज दिसंबर 2014 में। तो यहां पे कर लेते हैं एवरेज ऑफ अर्निंग्स 2014 में कितनी होनी चाहिए? 15, 14 और 13 का तीनों का एवरेज मिल गया। तो मुझे पता लगा कि ये 171 की अर्निंग चल रही थी 2014 में इस जगह पे। अब 14 से कितने साल हो गए? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल और ये 6 साल। क्योंकि 6 साल हो गए तो मैंने कैलकुलेट किया नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर अर्निंग हर बार 15% से बढ़ रही होती तो आज नॉर्मल अर्निंग मेटल इंडेक्स की कितनी होनी चाहिए थी? तो इक्वल टू एफपी 15% से बढ़ते रहा अगर ये कितने साल के लिए? 6 इयर्स के लिए। पीएमटी 0 और 1 टाइम कितना है? 171। तो इस 171 की अर्निंग्स को अगर ये 15% पर एनम से नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नॉर्मल ग्रोथ चल रही होती तो शायद उसकी अर्निंग कितनी होनी चाहिए थी? 395 होनी चाहिए थी। कई लोग और भी ज्यादा बोल सकते हैं, कई लोग बोल सकते हैं नहीं ये भी गलत है, क्योंकि अगर आप देखें दिसंबर 2012 में ही 234 चल रही थी। तो कई लोग ऐसा भी कर सकते हैं, 234 को इंक्रीज करेंगे कहां से? जैसे ये देखिए 234 2012 में चल रही थी, तो कितने साल हो गए? अगर मैं इसको बेस मान लूं तो हम एवरेज लेके करते हैं, बट अगर बेस मान लूं तो मैं दिखा रहा हूं कि अर्निंग कितनी चल रही होगी। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3, 4, 5, 6, 7, 8 साल बाद। 8 साल बाद अर्निंग अगर 15% से बढ़ रही होती फॉर 8 इयर्स, पीएमटी 0 और स्टार्टिंग वैल्यू 234 होती, तो ये अर्निंग आज 715 चल रही है, जबकि कितनी चल रही थी? 183। तो मैंने उस टाइम पे करके भी देखा था कि 715 चल रही है। तो मुझे खुद नहीं लगा कि इतनी तेजी से अर्निंग बढ़ सकती है। बट जब आप आज देखते हैं तो अर्निंग आप देख सकते हैं सडनली 1 साल में क्या हो गई। तो जितने भी सालों का हिसाब गड़बड़ हो गया था, एक ही साल में वो एडजस्ट हो गया। कई बार एडजस्ट होने में 5 साल लग सकते हैं, कितने भी साल लग सकते हैं। इसीलिए इन्वेस्टिंग बोलते हैं हमेशा लॉन्ग टर्म सोच के आना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है कई बार पी रेशियो को वापस अपने एवरेज पे पहुंचने में या अर्निंग्स को अपने एवरेज पे पहुंचने में। लेकिन ये वाला सिनेरियो को छोड़ देते हैं। हम ये मानते हैं कि हमने लास्ट 2014 को बेस माना था, उसमें अर्निंग्स हमने ले ली थी 171, क्योंकि हमने इन तीनों साल का एवरेज निकाल लिया था और उसको हमने बोला कि 395 की होनी चाहिए। तो मैंने लिख दिया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि दिसंबर 2020 में ये अर्निंग होनी चाहिए थी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 395, जबकि चल कितनी रही थी? 183। फिर मैंने बोला पी कितनी चलनी चाहिए नॉर्मल? तो पी नॉर्मल के लिए क्या कर सकते हैं? या तो आप देख सकते हैं रिसेंट ईयर्स में हाईएस्ट पी कितनी गई है मेटल इंडेक्स की, लोएस्ट कितनी गई है, उन दोनों का एवरेज निकाल सकते हैं। बट यहाँ पर थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, क्योंकि किसी एक रीजन की वजह से पी अगर बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत लो हो जाए तो एवरेज मिल सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं, ज्यादा आसान तरीका क्या है? अपना फ्लिप डेटा शीट वाले एक्सेल शीट में जाते हैं, या आपको कोर्स फाइल्स की पहली ईमेल जो हमारी कंपनी की तरफ से मिली है उसमें अगर आप जाएंगे तो वहां पे ये कोर्स फाइल्स में ये डेटा दिया हुआ है। वहां पे मैं मेटल इंडेक्स अब ढूंढ रहा हूं, तो मेटल इंडेक्स देखते हैं, लेट मी चेक। तो ये आ गया हमारा फार्मा एफएमसीजी, ये रहा मेटल इंडेक्स। अब मेटल इंडेक्स में मैंने बोला कि पी रेशियो कैसे कैलकुलेट करें, तो एवरेज निकाल लेते हैं। 10 साल की निकालने से कई बार गड़बड़ हो जाती है, तो जनरली मैंने बोला 15 साल की निकाल लेते हैं। तो मैंने कर लिया एवरेज ऑफ पी रेशियो। तो पी मैंने डाल दी, ये डेटा मेरे पास फेब 2022 तक का ही है, इसलिए वहीं से ले रहा हूं। और वहां से 15 साल पहले, मतलब चले जाएंगे 2000, अगर 22 था तो 2007 पे, 2007 दिसंबर तक चले जाते हैं। तो 22 से हम जा रहे हैं
2012 तक हो गया 10 साल, तो मैं और पीछे जा रहा हूं, तो 2007 दिसंबर से ही ले लेते हैं। Here it is, तो दिसंबर से ले लिया, कोई भी मैंने 11 दिसंबर 2007 ले लिया और इसको एंटर किया तो पता लगा एवरेज कितना आ रहा है 14 पॉइंट समथिंग। तो मैंने बोला 14 का एवरेज होना चाहिए था, तो मैं वहां पे गया, अपनी एक्सेल शीट टेबल पे जाते हैं वापस, और बोला नॉर्मल पी हो सकता है जो आज 4 दिसंबर 2020 को 17.24 चल रही है वो कभी ना कभी 14 आ जाए, लेकिन अर्निंग जो है वो चाहे 395 चले जाए। तो मैंने फेयर वैल्यू निकाली कि नॉर्मल पी चल रही हो 14 की और नॉर्मल अर्निंग चल रही हो 395 की, तो प्राइस को कितना होना चाहिए, तो मुझे पता लगा प्राइस होना चाहिए 5530, जबकि इंडेक्स का लेवल कितना चल रहा था 3161, तो कितना डिस्काउंट मिल रहा था, तो ये कर लेते हैं 5530 माइनस 3161, 2369 सस्ता चल रहा था, कितने पे 2369 डिवाइडेड बाय 5530, तो मैंने ये पता किया ये 42% चीपर चल रहा था। तो जो प्राइस है जो 3161 चल रहा है वो हो सकता है फेयर 5530 होना चाहिए, क्योंकि वो 42% सस्ता चल रहा था, तो मुझे लगा कभी ना कभी तो ये ठीक हो जाएगा। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, कभी ना कभी अर्निंग बढ़ जाएंगी और पी रेशो 14 भी आ जाए तो चल जाएगा। तो अगर आप देखें कितने हुआ क्या है, अर्निंग ग्रोथ रेट जो मैंने एक्सपेक्ट किया उससे भी ज्यादा हो गई है, लेकिन पी रेशो क्योंकि गिर गई है तो इसलिए उसका इंपैक्ट उतना बड़ा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमारा पैसा जो आज की डेट में देखें तो करीब करीब 80-90% शायद वहां से हम ऊपर जा चुके हैं दिसंबर 2020 से, तो करीब करीब 1.5 साल में वी आर गॉन अप बाय 80-70-80-90% इन द मेटल इंडेक्स। उसी तरीके से हमने ये कैसे बोला था दिसंबर 2020 में कि हमको इंफ्रा खरीदना चाहिए, तो वापस इसको मैंने रेड में कर दिया है। मैंने इंफ्रा का प्राइस देखा 3565 इंफ्रा इंडेक्स का, जो आप कहां से देख सकते हैं, एनएससी की वेबसाइट से। उस दिन की पी रेशो देख ली 48 और अर्निंग कैलकुलेट कर ली प्राइस डिवाइडेड बाय पी रेशो से। फिर मैंने बोला अर्निंग 74 चल रही है, लेकिन 5 साल पहले कितनी चल रही थी, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले 140, उसके अगले साल 136, उससे पहले वाले साल 152, तो तीनों का क्या ले लेते हैं एवरेज। तो यहां पे मैंने एवरेज ले लिया और ये पता किया कि 5 साल पहले अर्निंग जो हमने बेस लिया है वो 143 का ले लिया। अब 5 साल बाद ये देख लीजिए 15 से बेस ले लिया, तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 5 साल बाद नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अर्निंग को कितना होना चाहिए था, अगर ये 15% से बढ़ रही होती, 5 साल बाद पीएमटी 0 प्रेजेंट वैल्यू कितना ले लिया 143, तो एंटर किया तो पता लगा 287। तो मैंने बोला नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अर्निंग को 287 होना चाहिए था, जो 74 चल रहा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, उसके अगले साल ही अगर आप देखें दिसंबर 2021 में अर्निंग्स 281 हो गई। हमने ऐसा सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाए और हमको नहीं पता था पक्का हो जाएगा, लेट भी होगा कि नहीं होगा पता नहीं, इसीलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी ले लेते हैं। और फिर मैंने निकाली नॉर्मल पी रेशो कितनी होनी चाहिए, तो नॉर्मल पी रेशो निकालने के लिए वापस हमारे एक्सेल डेटा शीट पे जाएंगे, जो फ्लिप डेटा शीट की फाइल है वहां पे इस बार हम मेटल इंडेक्स के बजाय कौन सा देखने वाले हैं, हम इंफ्रा। तो ये रहा इंफ्रा इंडेक्स, तो 2025 तक का पी का डेटा है 15.76, इसका क्या निकाल लिया एवरेज। तो अगर मैंने एवरेज निकाल लिया तो ये एवरेज कब से होगा एवरेज होगा 2022 से 2007 का निकाल लेते हैं, तो 2007 तक का अगर आप डेटा निकालते हैं तो दिसंबर 2007 तक ही, तो इसका भी क्या ले लेंगे हम एवरेज 2008 और ये आ गया 2007। तो 20 दिसंबर 2007 से अगर मैं एवरेज निकालूं तो ये एवरेज आ रहा है करीब करीब 27.7, मतलब 28 का करीब पी का एवरेज आ जाएगा। तो मैंने ये अज्यूम किया कि अगर दिसंबर 2020 में अर्निंग चल रही होती नॉर्मल विच इज 287 और पी चल रही होती 28, तो प्राइस कितना होना चाहिए था, तो 287 इंटू 28, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पता किया 8000 का होना चाहिए था, जबकि प्राइस कितना चल रहा है 3565। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे डिस्काउंट जो है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो 50% की थी, तो हमको ये लग रहा था कि हमको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और हमने किया भी, उस वीडियो में भी हमने बताया। अब हुआ क्या, जो हमने अर्निंग एस्टिमेट करी थी वो तो ठीक होगी, हमने ये बोला था नॉर्मल पी कितनी आ जाएगी 28, लेकिन पी कितनी आ गई 15, तो उसकी वजह से हमें उतना फायदा नहीं हुआ जितना हम सोच रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, लंबे समय तक होल्ड करते रहते हैं और बोलते हैं कभी ना कभी अर्निंग एवरेज हो जाएगी जो आज हो गई है और पी भी एवरेज हो जाएगी। अगर पी 15 से 28 हो गई तो 70-80%, 15 से अगर 30 हो जाए, 15 से 30 पी, तो डबल तो वैसे ही हो जाएगा। तो इसलिए अभी भी हम इंफ्रा को क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। हमें नहीं पता ये कभी ठीक होगा कि नहीं, हमें नहीं पता कितने साल लगेंगे, लेकिन जब इन्वेस्टिंग करते हैं तो ऐसा ही होता है कि ग्रेट सेक्टर ऐसा सेक्टर लेते हैं जो आपको लगता है आगे भी चलता रहेगा। सेक्टर्स में आप क्या गलती कर सकते हैं, कोई आपने कोई ऐसा सेक्टर ले लिया जिसका पता ही नहीं 15 साल बाद वो सेक्टर होगा भी नहीं होगा, तो हम जनरली क्या लेते हैं, बहुत स्टेबल सेक्टर्स लेते हैं, जैसे बैंकिंग ले लिया या मेटल ले लिया या इंफ्रा ले लिया, तो जनरली ये जो है वो काफी स्टेबल है, आपको पता है 15 साल बाद भी होंगे। अगर आपने सडनली टाइपराइटर वाली कंपनीज को इससे मेजर कर लिया, फिर पता लगे टाइपराइटर खत्म ही हो गए, तो वो गलती मत कर लीजिएगा। ऐसे सेक्टर्स में मत चले जाइए जहां पे कंफ्यूजन, जैसे कि अगर मुझे कोई बोलेगा से ऐसी एग्जैजरेट कर रहा हूं, मुझे पता नहीं है, हम आगे बात भी करेंगे कि जनरली हम ऑटो में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते और उसका मतलब ये नहीं कि नहीं करना चाहिए, मैंने नहीं किया, मैंने बहुत बार सोचा कि मुझे मारुति में इन्वेस्ट करना चाहिए, मैंने कभी किया नहीं, बट जनरली उसका आइडिया ये है कि हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि 15 साल बाद इस इंडस्ट्री का क्या होगा। जहां पे मेरे को हल्का सा भी डाउट आता है मैं उसको छोड़ देता हूं। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो मैं ऑटो सेगमेंट के बारे में सोचता हूं वो सही है, मैं सिर्फ बोल रहा हूं हमारा रूल नंबर 1 है प्रोटेक्ट योर कैपिटल रादर देन बीइंग रॉन्ग। मैं क्या करता हूं, मैं छोड़ देता हूं और उसमें अगर स्टॉक प्राइस बढ़ भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बोलता हूं कि मुझे वैसे भी समझ नहीं पड़ रहा था। तो इसको बोलते हैं अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के आसपास रहना। तो वॉरेन बफेट सर का एक कोट है, किसी ने उनको पूछा आपने इतना पैसा कमा लिया, इतना इंटेलिजेंट हो गया आपकी, आपको हर चीज समझ पड़ गई मार्केट में, तो उन्होंने बोला नहीं, आई एम नॉट ए जीनियस, आई एम गुड एट सर्टेन स्पॉट्स एंड आई स्टे अराउंड देम।
यानी मुझे चीजें तो कम ही समझ पड़ती हैं, लेकिन जो समझ पड़ती हैं मैं उनके आसपास ही रहता हूं, जो समझ नहीं पड़ता वहां मैं जाने की कोशिश करता ही नहीं। इससे रिलेटेड उनके व्यूज हमने जैसे क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करी, तो वो भी आप रिलेट कर सकते हैं। जहां आपको पता ही नहीं है कि सेंट्रल बैंक क्या करेगी इसका, तो वहां पे आपका जाने का कोई मतलब है ही नहीं। इनफैक्ट हमको कई बार लगता है, हमको पता है कि सेंट्रल बैंक इसको फ्लरिश होने नहीं देगी, बट हो सकता है वी आर रॉन्ग। बट अगर आपको क्लियर नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। तो अब एक और सेक्टर देख लेते हैं, क्योंकि हमने जैसे मैंने बताया 2020 के अपडेट में क्या बोला था कि इंफ्रा चीप है और मेटल चीप है। उससे पहले हम बात कर चुके हैं 2000 आई थिंक 17 या 16 में कि हमको आईटी इंडेक्स सस्ता लगता है। 2015 में हम बात कर चुके हैं कि हमको एनर्जी बहुत सस्ता लगता है, एनर्जी बास्केट। तो मैं आपको एनर्जी भी दिखाना चाहूंगा कि हमने कैसे पता किया था कि उस टाइम पे सस्ता है। सेम कैलकुलेशन मैं अलग अलग एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि हम कैसे देखते हैं। तो ये रहा 4 दिसंबर 2015, अर्निंग्स चल रही थी एनर्जी इंडेक्स की 663। ये कैसे कैलकुलेट की होगी? ये डेटा तो पब्लिक डेटा है 8171। एनर्जी इंडेक्स का आपने एनएससी की साइट पे प्राइस देखा, पी रेशो देखा, दोनों को डिवाइड करके अर्निंग कैलकुलेट करनी। अब मैंने सोचा 663 अर्निंग चल रही है, 5 साल पहले कितनी चल रही थी, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, आप चाहते तो एक और साल का लेके एवरेज भी ले सकते थे। मैंने मोर और लेस 521 को ही इजी करने के अभी बेस मान लेते हैं। तो मैंने ये माना कि 521 की अर्निंग चल रही थी 5 साल पहले, तो 5 साल बाद जब हम 2015 में बैठे थे तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अर्निंग को कितना होना चाहिए था? 15% से बढ़ना चाहिए था, 5 साल के लिए बढ़ना चाहिए था, ईएमटी 0 और स्टार्टिंग वैल्यू कितनी थी? 521। ये जब आपने किया तो हमको लगा ये 1000 समथिंग की होनी चाहिए। तो मैंने यहां पे अज्यूम कर लिया कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में दिसंबर 2015 को अर्निंग चलनी चाहिए थी 1047, लेकिन चल कितनी रही थी? 663। फिर मैंने बोला पी भी चेक कर लेते हैं। तो पी चेक करने के वापस कहां जाएंगे? हमारा जो फ्लिप डेटा शीट का आपके पास एक्सेल शीट है वहां जाएंगे और यहां एनर्जी इंडेक्स पे चलेंगे। और एनर्जी इंडेक्स में भी क्या किया, हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि एवरेज पी कितनी होनी चाहिए। तो लेट अस गो हियर, ये पी का डेटा है, पहला कॉलम आफ्टर डेट, फरवरी तक का डेटा था। यहां पे मैंने किया इक्वल टू एवरेज, कौन सी डेट से करते हैं? 22 फरवरी 2020 से 2007 ही चले जाते हैं, 15 साल हो जाएंगे। तो ये 2011 तक का ही डेटा है, तो इसमें 11 ही ले लेते हैं, मतलब करीब 11 साल का डेटा ले लिया। एंटर किया तो पता लगा एवरेज, सॉरी एक और बार कर लेते हैं। तो एवरेज कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, एवरेज इस डेट से हमको जाना है 2000, यहां पे डेटा हमारे पास 2011 तक का ही है, तो वही डेटा लेते हैं। सॉरी तो 2011 तक का डेटा लेते हैं, यहां पे एंटर किया तो एवरेज आ गया 13.51। अब 13.51 नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में उसकी पी होनी चाहिए थी। चल कितनी रही थी? 12.31। तो ये तो जो हमने एस्टिमेट किया था उसके आसपास ही था, फिर लिख देते हैं 13.5। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया होगा कि अगर अर्निंग इतनी चल रही होती और पी इतनी होती तो प्राइस को कितना चलना चाहिए था? 14,000 चलना चाहिए था। प्राइस कितना चल रहा था? 8171। तो यहां पर भी हमको 40% के आसपास का डिस्काउंट मिल रहा था। तो हमने 2015 में भी बोला कि हमको इस सेगमेंट में, इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। और देखिए हमने एक्सपेक्ट क्या किया था, अर्निंग 1047 होगी। काफी लेट हुई, काफी टाइम लगा, लेकिन तेजी से बढ़ी। और पी रेशो 13.5। तो आज अगर आप देखें तो पी रेशो 2-3 साल बाद 13.5 पे आ गई थी। अर्निंग भी हमने जो एस्टिमेट किया था उससे ज्यादा ही बढ़ गई थी। तो हमको एनर्जी इंडेक्स में भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा। एनर्जी में हमारे पास रिलायंस नंबर 1 था, तो उसका बहुत बड़ा फायदा हुआ। हमारे पास काफी ओएनजीसी भी था। इनफैक्ट मैंने ओएनजीसी में रिलेटिवली रिलायंस से ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया था। ये आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में देखेंगे वेयर वी हैव गॉन रॉन्ग। हमको लगता था कि ओएनजीसी बढ़ना चाहिए, क्या हुआ, हमने क्यों सोचा था, क्या हुआ उसमें, वो हम इंडिविजुअल स्टॉक्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने एनर्जी देखा, हिस्टोरिकली हमने क्यों बोला, मेटल देखा, इंफ्रा देखा। तो ये बहुत बेसिक चीज है और ये याद रखिए, ये सारे कैलकुलेट करने के तरीके हमारे खुद के तरीके हैं। तो ये एकदम हमारा कॉपीराइट मटेरियल है, क्योंकि ना ही ये पी रेशो का जो कॉन्सेप्ट है कोई बैंक से रेट रिलेट करता है, ऐसा कोई लिटरेचर नहीं है, वो हमारा आइडिया है। वैसे ही सेक्टर्स को एनालाइज करने का तरीका अर्निंग का, वो भी हमारा आइडिया है, ये हमारे खुद के आइडिया है। और वैसे ही आप आगे देखेंगे डाउ, ये भी पूरी की पूरी हमारी खुद की स्टडी है जो हमने अपने एक्सपीरियंस से बनाई है। तो आई होप इससे आपको सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा इजी लगेगा। अब क्या करेंगे अगली वीडियो में, आज कौन सा सेक्टर इसी हिसाब से सस्ता है वो देखेंगे। एक तो मैंने आपको दिखाया कि हमको इंफ्रा अभी भी थोड़ा ठीक ठाक लगता है, तो हम इंफ्रा के अंदर, और एक और इसी सेक्टर के बारे में अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे।